उनका भी संगम स्थान एक ही है, कंकरेंट होते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फिर 2:1 का पॉइंट निकाला तो ये मिला। ये ट्रायंगल है मेरी, ट्रायंगल ABC। तो सीन कुछ यूं होता है कि ऐसा करके एक सर्कल बनेगा, बिल्कुल ऐसे करते हुए एक सर्कल बन जाएगा, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। तो B और C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लो आप। सीक्वेंस में चीजें दे रखी हो ना, तो ये बात समझ लो, कुछ तो यहाँ पे पैटर्न है। दुनिया में कोई ऐसी ट्रायंगल भगवान ने नहीं बनाई जिसकी तीनों मीडियंस एक बिंदु पे आकर के ना मिले, मिलना ही होगा। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फाइव फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इनके साथ दोस्ती कर ली तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। 5 फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 5 फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कौन कौन है? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड और कौन है जी? सेंट्रोइड के बाद सरकम सेंटर। अच्छा, और बताओ। सरकम सेंटर और कौन है? सरकम सेंटर के बाद चलो इन सेंटर लिख देता हूं मैं, इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर है ना। एक लिख देता हूं एक्स सेंटर, है ना, इन सेंटर एक्स सेंटर, ठीक है, इन सेंटर एक्स सेंटर। ऑर्थो सेंटर भी लिख देता हूं, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। एक और शब्द भी होता है वैसे तो, 9 पॉइंट सेंटर। हाँ, 9 पॉइंट सेंटर क्या चीज है? 9 काफी खास बिंदुओं से मिलके बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग 9 पॉइंट सेंटर। ये हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। ओलंपियाड्स की तैयारी करने वाले लोग इसको पढ़ते हैं, 9 पॉइंट सेंटर को भी। इंटरनेशनल ओलंपियाड की जो तैयारी करते हैं वो 9 पॉइंट सेंटर को सीखते हैं। तो अपन इस 9 पॉइंट सेंटर को नहीं सीखेंगे। जेई, केवीपीवाई इनके सिलेबस में नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। सो चालू करेंगे अपन सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड से चालू करते हैं, एक एक बात बिल्कुल लिखेंगे और सारी बातें लिख देंगे, मतलब इसके अलावा फिर कुछ नहीं बचेगा जो आपके काम का है। जो आप जानते हो वो भी और जो आप नहीं जानते हो वो भी, दोनों लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो कोई बता सकता है सेंट्रोइड क्या होता है भाई? है ना। अच्छा, पहली बात तो सेंट्रोइड का डिस्कशन किया जाता है ट्रायंगल में। सिर्फ ट्रायंगल में किया जाता है क्या? नहीं, सेंट्रोइड कुछ पिरामिड्स का भी होता है, पिरामिड्स में भी सेंट्रोइड होते हैं, उनकी अलग डेफिनेशन है, अलग बातें हैं। हमारे सिलेबस में सेंट्रोइड है ट्रायंगल का, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर मैं एक ट्रायंगल एबीसी ले लूं तो सेंट्रोइड बनता है मीडियंस के एक खास जगह पे मिलने से। मीडियंस क्या होती हैं? मीडियंस जो होती हैं इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करना, मतलब बाइसेक्ट करने वाली लाइन को, इसको मीडियन बोलेंगे, है ना। ये हो गई हमारी एक और मीडियन। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों मीडियन एक ही बिंदु से पास करती हैं। दुनिया में कोई ऐसी ट्रायंगल भगवान ने नहीं बनाई जिसकी तीनों मीडियंस एक बिंदु पे आकर के ना मिले, मिलना ही होगा। हर ट्रायंगल में मीडियंस
कंकरेंट होती हैं। इंटरसेक्शन शब्द का इस्तेमाल दो लाइन ऐसे काट रही हूं तो किया जाता है। दो से ज्यादा लाइन जब एक ही जगह से पास कर रही हो, एक ही जगह से पास कर रही हो, तो ये इंटरसेक्शन एक खास किस्म का है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। ये कनकरेंसी हो रही है, अभी एक ही जगह पे मिलना हो रहा है, संगम हो रहा है तीन नदियों का एक जगह पे, है ना, गंगोत्री यहां बन गई, है ना। तीन लाइन बिहेव तो कई प्रकार से कर सकती हैं, ऐसा बिहेव भी कर सकते हैं, तीन लाइन ऐसा बिहेव भी कर सकती हैं, तीन लाइन ऐसा बिहेव भी कर सकती हैं, ऐसा बिहेव भी कर सकती हैं। ये खास किस्म का जो बिहेवियर है इसको बोलते हैं कनकरेंसी। ठीक है, सो ये बात अपने को समझ में आ ही गई। तो तीन लाइन जो है कनकरेंट हो सकती हैं। अब ट्राइंगल की जो मीडियंस हैं वो होती हैं कनकरेंट। पहली बात तो ये लिख देते हैं कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, three medians of a triangle are always concurrent, are always concurrent। ठीक है जी। और ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सेंट्रोइड बोलते हैं, और जनरली इसको कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं, है ना, और किसी लेटर से भी कर सकते हो, बट ज्यादातर इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो हम भी इसको कैपिटल जी से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, दिस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज सेंट्रोइड। कंकरेंसी इज नोन एज सेंट्रोइड, इज नोन एज सेंट्रोइड। चलो जी, ये बात अपने को पता चल गई। अच्छा, मीडियंस की खास बात क्या है? मीडियंस ट्राइंगल के हमेशा अंदर मिलेंगी, बाहर नहीं मिलेंगी कभी भी, क्योंकि उसको काटना है दूसरे वाली लाइन को ऐसे करके यूं मिड पॉइंट पे, तो ये तो अंदर से होके जाना पड़ेगा। मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर से होके जाएंगी, बाहर से होके नहीं जाने वाली। ठीक है, मीडियंस ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। और एक खास बात है मीडियंस की, बता सकते हो क्या? ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल के अंदर से ही पास करेंगी। ठीक है, मीडियन क्या करती है? ट्राइंगल को दो बराबर एरियाज में बांट देती है। ये वाली ट्राइंगल का एरिया और इस वाली ट्राइंगल का एरिया बराबर है। क्यों? क्योंकि बेस बराबर, हाइट बराबर। एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। जो हाइट वर्टेक्स से इस ट्राइंगल की है वही इस ट्राइंगल की है। क्लियर हो गई बात? तो मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में बांटती है। मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। ओके जी, ये बात भी अपने को पता चल गई। ये जो सेंट्रोइड होता है, इस सेंट्रोइड की दूरी वर्टेक्स से देखी गई और इस सेंट्रोइड की दूरी साइड से देखी गई, तो इंटरेस्टिंग बात ये मिली, इसके कंपैरिजन में ये दूरी डबल होती है। तो जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और ये रेशो उल्टा लिख दोगे और क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आंसर मैच हो जाएगा, तो ध्यान से करना। ठीक है ना, गलत ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो इसलिए एग्जामिनर को पता है कि रेशो को इधर उधर करने में लोग गलती कर देते हैं, तो बी वेरी केयरफुल कि ये जो डबल है ये वर्टेक्स से लेना है अपने को। ठीक है ना, तो मीडियन जो सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। ठीक है, ये है फ्रॉम वर्टेक्स, ये अपने को वर्टेक्स से लेना है, और ये लेना है अपने को साइड से। ठीक है ना, हर मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। ये डबल मिलेगा इसका, ये डबल मिलेगा इसका, ये बात अपने को समझनी है। अब यहां पे एक लाजमी सा सवाल ये उठता है कि इसका प्रूफ बताइए कि 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड।
दूसरा सवाल ये उठता है कि इसका प्रूफ बताइए कि मीडियन जो है तीनों हर बार ट्रायंगल में कंकरेंट होंगी। भाई इनके प्रूफ तो आपने कभी पूछे नहीं, आज तक थोप दिए गए हैं आपके ऊपर ये। अगर हम यूक्लिड ज्योमेट्री से प्रूफ करने चलते हैं तो इनके प्रूफ थोड़े थोड़े लेंदी, ज्यादा डीप थिंकिंग वाले हो जाते हैं, इसलिए तुम लोगों को कभी बता ही नहीं गए। मीडियन सारी कंकरेंट होती हैं और सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम प्रूफ करेंगे आगे हमारी जर्नी में, ठीक है। तो इनको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये टेंशन मत लेना कि हमें प्रूफ नहीं बताया इसका, देंगे फील प्रूफ वाले भी, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी सेंट्रोइड की। अब चलते हैं आगे और इन सेंटर की कहानी और सीखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे की बातें सीखेंगे, ठीक है। इन सेंटर, तो बता दोगे इन सेंटर क्या चीज है भाई? पहले तो बता दूं, इन सेंटर को जनरली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन सेंटर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो एक मैंने बना ली ट्रायंगल, बना ली, इसके जो वर्टेक्स बना लिए मैंने वो हैं ए बी सी। तो इन सेंटर कैसे बनेगा है जी, कैसे बनता है इन सेंटर? जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, देखो इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर ये लो, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया ना, ये और ये एंगल बराबर है ना। इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये लो जी, ये एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, बहुत ही बढ़िया बात। इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं जी। अब एंगल बाइसेक्टर भी मस्त होते हैं, जैसे मीडियंस होती हैं। क्या खास बात है, एक ही जगह पे आके मिलेंगे वो एंगल बाइसेक्टर जो है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी एक जगह ही आके मिलेंगे, उनका भी संगम स्थान एक ही है, कंकरेंट होते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज कंकरेंट, ये पता चल गया अपने को। और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इज नोन एज इन सेंटर, उसको बोलेंगे इन सेंटर। ओके जी, जनरली आई से डिनोट करते हैं अपन, कर दिया आई से डिनोट। क्या खास बात है इस पॉइंट की? ये जो आई है, इस आई की एक मस्त खास बात होती है, तीन नहरें जा रही हैं, नदियां हैं मान लो तीन, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। आपको एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जो तीनों नदियों से इक्वल डिस्टेंस पे मिले, मतलब ये भी डिस्टेंस इसके बराबर हो और इसके भी बराबर हो। जब कभी भी ऐसी लोकेशन ढूंढी जाती है जो तीन रस्तों से, तीन स्ट्रेट लाइंस से बराबर दूरी पे हो, तो वो खास जगह एक ही होती है और वो खास जगह इन सेंटर होती है। तो इन सेंटर का इस्तेमाल उन जगहों को ढूंढने के लिए किया जाता है जिनकी दूरी तीन लाइंस से बराबर हो। आप यहां नोटिस कर सकते हो, इस पॉइंट की जो यहां से दूरी है, दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बाय डिफॉल्ट, यहां से जो दूरी है और यहां से जो दूरी है ये बराबर होनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस ट्रायंगल को जब देखोगे और इस ट्रायंगल को देखो तो कॉन्ग्रुएंट नजर आएंगे आपको, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं नजर आएंगे आपको, ये वाली कॉन्ग्रुएंट नजर आएंगी, ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल को देखो आप, इनमें एंगल बराबर हो गए,
साइड कॉमन हो गई, 90 डिग्री 90 डिग्री तीनों एंगल बराबर हो गए, एक साइड कॉमन हो गई बराबर हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये और ये बराबर हो गए। उसी प्रकार से ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये और ये बराबर हो गए, तो सारे बराबर हो गए। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही वो हरकत कर सकते हैं, ऐसी लोकेशन आपको दे सकते हैं कि जिससे ये तीनों जो लेंथ है, ये तीनों जो लेंथ है, ये लो ये तीनों लेंथ क्या हो गई, तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर हैं, ये बात हमने प्रूव कर ली है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये हमारा हो गया इन सेंटर। इन सेंटर ट्रायंगल के हमेशा अंदर मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो ट्रायंगल के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जो है ना वो अंदर मिलते हैं, तो इसलिए इन सेंटर अंदर मिलेगा, है ना। इन सेंटर विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर विल ऑलवेज lie inside the triangle, है ना। करेंगे बात उसकी, इन सेंटर विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है जी, ये बात ही पता चल गई। जो हमारा वर्टेक्स ए है इसके सामने वाले साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड को अपन स्मॉल सी बोलते हैं। इन सेंटर की एक मस्त बात है, ये ऑपोजिट साइड को एक खास रेशो में डिवाइड करता है। ये ऑपोजिट साइड को, मतलब ये जो रेशो बनेगा ना, दिस रेशो दिस, देखो टोटल तो ये ए है ही, ये देखो टोटल तो ए होगी, है ना भाई, यहां से लेकर के यहां तक की टोटल लेंथ तो ए हो गई। ये जो खास रेशो है ये है सी रेशो बी, सी रेशो बी। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को उस रेशो में डिवाइड करता है जो रेशो उन साइड्स का था जिनके बीच में ये एंगल बाइसेक्टर बना है। अरे समझ में आ रही है? तो ये साइड सी ये साइड बी है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को सी रेशो बी में डिवाइड करेगा। ये बात अपन समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहां पे मैं ये लिख देता हूं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, याद रखनी है बात, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle bisector, in the ratio of the sides containing the angle bisector, containing the angle bisector, containing the angle bisector। ठीक है जी, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ना, ये वाली ए आई, इसका रेशो इस लेंथ के साथ जब लिया जाएगा, कौन सी के साथ? इसके साथ। आए कुछ कह देते हैं इसको, इसको पॉइंट डी कह देते हैं। ये जो ए आई रेशो, ये जो ए आई रेशो, जो ये आई डी आएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। ये रेशो आता है बी प्लस सी रेशो ए, बी प्लस सी रेशो ए। समझ रहे हो कौन सा रेशो आएगा? ये रेशो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा इन दोनों का जोड़ रेशो तीसरे वाली बची हुई साइड। अगर आपको दिस रेशो दिस निकालना है तो ए प्लस सी रेशो बी, ऐसे करके। आप बोल रहे होंगे ये बात तो प्रूफ नहीं करके बताई, ये बात तो प्रूफ नहीं करके बताई। करेंगे, प्रूफ करेंगे, इनको अभी करेंगे। समझ में आ रही? पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट अपने को बात का आइडिया लग गया कि ए आई रेशो आई डी जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग रेशो है, बी प्लस सी रेशो ए। सिमिलरली अदर रेशोज भी आप निकाल सकते हो, ठीक है।
निकालें क्या? निकाल सकते हो आप, बात समझ में आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि दिस रेशो दिस पता चल गया, सी रेशो बी, और ये लेंथ मेरी ए है, मुझे एग्जैक्ट बीडी लेंथ चाहिए। कोई बता सकता है क्या एग्जैक्ट बीडी लेंथ? और मुझको एग्जैक्ट सीडी लेंथ भी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बीडी और सीडी लेंथ की चाहिए हैं। क्या बताई जा सकती हैं क्या? अब एबीसी के टर्म में बताओगे? एबीसी के टर्म में बतानी है अपने को। तो मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता कितनी है बीडी जो होगी, बीडी को बोल दो सी के है, सी इंटू के, और सीडी को बोल दो ऐसे बी इंटू के। रेशियो के क्वेश्चन आते थे तो ऐसे ही तो करते थे कि ये बी रेशियो सी है तो मान लो ये बी के हो गया, ये सी के हो गया, ऐसे ही करते थे। तो बी के प्लस सी के कितना है? ए। तो के कितना है? ए अपॉन बी प्लस सी। तो के की वैल्यू यहां फिट कर देंगे तो बी डी की वैल्यू निकल के आ गई ए सी अपॉन बी प्लस सी, और सी डी की वैल्यू निकल के आ गई बी ए अपॉन बी प्लस। सहमत हो इस बात से? तो आप ये एग्जैक्ट लेंथ भी निकाल सकते हो, ये भी हमें बात समझनी है। ठीक, तो ये बात भी चलो अपने को समझ में आ गई, याद रख लेंगे भाई इनको भी। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई कि बी जो है वो, देखो सी है ना, सी को मल्टीप्लाई कर दिया ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, है ना, ये क्या है रेशियो बी है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए डिवाइड बाय बी प्लस सी। ठीक है, राइट। चलो ये बात भी समझ में आ गई अपने को। अब जो है, चलो अब ये प्रूव करते हैं अपन कि ये सी रेशियो बी क्यों है। ये प्रूव करते हैं कि ये सी रेशियो बी क्यों है। कर सकते हैं क्या अपन इसको प्रूफ कि ये सी रेशियो बी क्यों है? कि ये जो लेंथ है, चलो करेंगे प्रूफ। पहले एक बार छोटी छोटी बातें और देखते हैं। देखो ठीक है, ये बातें तो सेंट्रोइड की अपने को पता चल गई। अब मेरा इंटरेस्ट इस बात में जाग गया कि अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 कोमा y2 हैं, सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x3 कोमा y3 हैं, तो मुझे बताओ ये मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने मिलेंगे? x2 प्लस x3 बाई 2 कोमा y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक, मुझे बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट पता, इसके कोऑर्डिनेट पता, रेशो पता है, तो g के कोऑर्डिनेट कितने मिलेंगे? ट्वाइस ऑफ दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस। क्या आप मुझे g के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या? तो g के कोऑर्डिनेट्स यहां बता दीजिए फिर आप मेरे को। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस x3, प्लस इसको इससे करेंगे तो x1 भी जुड़ गया, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला भी अपने को पता चल गया है। अगर कोई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे देता है तो हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स खट से निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है अपने को उसमें। ठीक है, यहीं से एक बात ऑब्जर्व की जा सकती है कि मैंने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो मीडियन है, इस पे 2:1 का पॉइंट निकाला तो ये मिला, इस पे भी 2:1 का पॉइंट निकालोगे तो यही मिलेगा, इस पे भी 2:1 का पॉइंट निकालेंगे तो यही मिलेगा। तो ये बात साबित हो जाती है कि एक पॉइंट से पास करते हैं। एक तरीका साबित करने का ये है, एक और तरीके से भी साबित करेंगे। अरे समझ में आ रही है? तो चलो जी, अपने को सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स समझ में आ गए। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में भी है पूरा पूरा, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स सभी निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में है। तो वापस से एक बार आप लोगों के लिए ट्रायंगल बना देता हूं मैं।
तो ये जो ट्राइंगल है इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं x1 कोमा y1, ये हो गया आपका x2 कोमा y2, x3 कोमा y3। ठीक है, तो देखो जरा, ये है मेरा इन सेंटर, ये है मेरा इन सेंटर, ठीक है ना, ये है मेरा इन सेंटर, यहाँ पे मेरे को इन सेंटर मिल रहा है, ठीक है ना, इन सेंटर मिल रहा है, ठीक है जी। तो मुझे बताओ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या आप, है ना, क्योंकि देखो ये साइड तो A है, B के सामने वाले B है, C के सामने वाले C है ना, तो ये अपने को रेशो पता, C रेशो B, राइट। सो रेशो वी नो कि भाई ये है आपका दिस वर्सेस C रेशो B है, ठीक है। तो C रेशो B है, तो रेशो पता हो और कोऑर्डिनेट पता हो, ये सेक्शन फॉर्मूला से निकाल नहीं सकते क्या। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हो गए, C इंटू x3 प्लस B इंटू x2 अपॉन C प्लस बी कोमा C इंटू y3 प्लस B इंटू y2 अपॉन C प्लस बी। ऐसा हो गया सीन, करेक्ट है। इसके कोऑर्डिनेट पता, इसके कोऑर्डिनेट पता, और ये रेशो पता मेरे को C प्लस बी रेशो A, है ना। अरे समझ में आ रही है आपको। तो क्या हम इसके कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट बताना जरा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ रहा होगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट गया, bx2 प्लस cx3 प्लस ax1, तो ये हो गया आपका ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया भाई, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो याद कर लेंगे अपन इस फॉर्मूला को भी। तो कोई अगर हमसे पूछे कि जी इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो हम उसको कहेंगे आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दो हमको। आप मुझे कोऑर्डिनेट दोगे तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड की लेंथ भी निकाल लूंगा, साइड की लेंथ निकाल लूंगा तो एबीसी मिल जाएगा, वैल्यूज फिट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। तो सेंट्रोइड और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, इनके बारे में बातें क्लियर होनी चाहिए एकदम, ठीक है। और बातें करते हैं थोड़ी। ये जो इन सेंटर है हमारा, इन सेंटर, देखो ये जो इन सेंटर है हमारा, पता चल गया कि इन सेंटर की खास बात क्या है कि ये तीनों साइड जो है ना उनसे बराबर डिस्टेंस पे होता है, तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे होता है, ये तीनों साइड से ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से यहां पे अगर मैं यूं करके अगर एक सर्कल की चाप मारना चाहूं, आर्क मारना चाहूं, तो आपको लगता है छूता हुआ तीनों साइड को एक सर्कल चला जाएगा, ठीक है ना। एक सर्कल जो है यूं करके छूता हुआ यूं करके एक सर्कल चला जाएगा, यस और नो, यस। तो इन सेंटर के साथ एक इन सर्कल होता है, वो ट्राइंगल के अंदर यूं फिट आता है। एक ट्राइंगल में तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक सर्कल ही संभव है। एक ट्राइंगल होगी तो उसका एक इन सर्कल 100% होगा ही होगा। एक ट्राइंगल में एक इन सेंटर एक इन सर्कल होता ही होता है। इन सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल बना दिया, ये इन सर्कल नहीं कहलाता। इन सर्कल का मतलब होता है तीनों भुजाओं को टच करने वाला एक सर्कल, ठीक है। ये है इन सर्कल, है ना, इन सर्कल, ठीक है। इन सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं क्या अपन, रेडियस बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेडियस भी कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट हमें पता है लेकिन ये डिस्टेंस तो पता नहीं है ना हमको। कोऑर्डिनेट किसके पता है, इस परपेंडिकुलर वाले के तो पता नहीं अपने को कोऑर्डिनेट। रेडियस निकालने का भी फॉर्मूला होता है। जो इन सर्कल की जो रेडियस होती है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर को इन रेडियस बोलते हैं। तो आपको बस मैं बता दूं, इन सेंटर, इन सर्कल और इन रेडियस, ये बातें पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम का जो चैप्टर है उस चैप्टर में इन रेडियस निकालने सिखाएंगे आपको।
ठीक है, उसमें सिखाएंगे आपको इन रेडियस निकालनी, इसमें इतनी ही बातें सीखेंगे। ठीक है, आई हो गया मेरा इन सेंटर, हाँ ठीक है, इन सेंटर, राइट। तो यहां तक की जितनी भी बातें हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे एक बार। प्रूफ भी मैं बता देता हूं, इन रेशियोज का क्या प्रूफ है, थोड़ा देखिए जरा वो भी। यहाँ वाले डायग्राम को देखते हैं एक बार। ठीक है, ये वाली चीजें तो समझ में आएगी थी अपने को। ये ए है भाई, ठीक है, ये आपको बता ही दी मैंने। ठीक है, तो देखो साइन रूल होता है एक, है ना, उसका इस्तेमाल यहाँ करना पड़ता है थोड़ा। तो साइन रूल को डिटेल में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाऊंगा ही मैं आपको। साइन रूल क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर ना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये साइड है जैसे बी डी, है ना, बी डी, बी डी डिवाइड बाय उसके सामने के एंगल का साइन, सामने का एंगल तो a/2 है, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा इसको मान लेते हैं एक मिनट के लिए थीटा, दिस विल बी इक्वल टू सी अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन, बराबर होते हैं ये, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन साइन बी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अपने को, समझ में आ रही है। इन ट्राइंगल अप्लाई साइन रूल इन ट्राइंगल ए बी डी में, मैंने क्या किया, ट्राइंगल ए बी डी में साइन रूल अप्लाई कर दिया, साइन रूल, ठीक। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से एडीसी में भी साइन रूल अप्लाई कर दिया, इन ट्राइंगल ए सी डी कह दिया कि अप्लाई साइन रूल। तो साइन रूल क्या है, साइन रूल है जी सी डी अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन, सामने साइन a/2 इक्वल टू बी अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन, सामने वाला एंगल कौन सा है, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। सहमत हो इस बात से, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें अगर अपन, इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो जब ये क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल होके क्या आएगा, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा से कैंसिल होके सी बाई बी आएगा। ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, वेरी सिंपल प्रूफ। बात समझ में आ गई। तो ये प्रूफ तो कर दिया, इससे अगला प्रूफ और मजेदार है। इससे अगला प्रूफ क्या है देखिए जरा, इससे अगला प्रूफ जो है, आइए वो देख लेते हैं। इससे अगले प्रूफ के लिए इस ट्रायंगल को देखिए आप, इस वाले ट्रायंगल को, मैं कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल का ये एक एंगल बाइसेक्टर है, अगर है तो दिस रेशो दिस रेशो दिस होना चाहिए, यस नो। तो ये वाली लेंथ कितनी है, बी डी AC अपॉन बी प्लस सी, रेशो सी होना चाहिए। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग, अरे सहमत हो क्या भाई। तो यहां पे जो रेशो होना चाहिए भाई, दिस बाय दिस का जो रेशो है वो दिस बाय दिस के रेशो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर है ये बी आई। अरे समझ में आ रही है। तो ये हो गया C, तो ये हो गया AI रेशो ID, देखोगे तो C रेशो दिस क्वांटिटी हो गई। तो एक बार यहां रफ में कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, C रेशो दिस क्वांटिटी को आप देखोगे तो C से C कैंसिल हो गया, B प्लस C से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, B प्लस C रेशो A आ गया। वही तो मैं कह रहा था, अरे समझ में आ रही है।
1/2 रेशो 1/3 लिखा तो 6 से मल्टीप्लाई करके 3:2 नहीं लिख सकते क्या? उसको लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी अपनी कंप्लीट हो गई, लिख दिया है यहाँ पे मैंने। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना। ये दो ट्रायंगल में साइन रूल लगा के जो मैंने हरकत की है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी काम आती है, इसलिए मैं इस प्रूफ को जानबूझ के बताता हूँ। तो नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो। सेम रूल लगा दिया बस इस ट्रायंगल के अंदर मैंने, और कुछ भी नहीं किया, और ये वाली चीज प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये यार कहानी हो गई आपकी इन सेंटर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द ऑपोजिट साइड, डिवाइड द ऑपोजिट साइड। हाँ, ऑपोजिट साइड लिखना ना यहाँ पे, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड, ये क्या चीज हो रही है? जादू हो रहा है तो। ऑपोजिट साइड है ना, ऑपोजिट साइड है ना, साइड यहाँ पे मिस हो गया था। इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल बाइसेक्टर इंटरनली। ये रेशियो की बात जब हम कर रहे हैं तो ये इंटरनल बात कर रहे हैं, इंटरनली बात हो रही है। ठीक है ना, ऑब्वियसली, बट फिर भी लिख दिया मैंने सेफर साइड के लिए, नो प्रॉब्लम, इंटरनली। चलो एक मस्त बात करते हैं अभी। अभी एक बढ़िया बात करते हैं। कौन सी बढ़िया बात? एक्स सेंटर देखते हैं क्या होता है। एक्स सेंटर, इन सेंटर का फॉर्मूला एकदम समझ में आ गया ना आपको? एक्स सेंटर, ये बढ़िया चीज है। अब नाम से भी थोड़ा पता चल रहा होगा, इन सेंटर अंदर है तो एक्स सेंटर क्या है? बाहर। बाह्य कुछ बोलते हैं इसको, बाह्य बिंदु बाहर मिलता है ना। तो ट्रायंगल बना ले मैंने। ट्रायंगल बनता कैसे है देखना जरा। ये ट्रायंगल है मेरी, ट्रायंगल ए बी सी। तो सीन कुछ यूं होता है कि बी का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, भाई देखो ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये मेरा कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बी और सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लो आप। इसका जब आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लोगे तो ऐसा आएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लोगे तो ऐसा आएगा, आएगा ऐसा। और इसका इंटीरियर लोगे तो वो यहां काट के जाएगा। ये है इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल एंगल इस प्रकार से ये एक ही जगह पे मिलेंगे 100%, और इसको बोलेंगे एक्स सेंटर। क्या बोलेंगे? एक्स सेंटर। आप फिर ये भी कह सकते हो कि जी ये जो हरकत आपने की, ये हरकत तो यहां पे भी की जा सकती थी, इसको एक्सटेंड कर लेते, इसको एक्सटेंड कर लेते, और जो हरकत आपने यहां पे की है वही हरकत अगर ऐसे कर देते, यूं यूं और ऐसे करके यूं, तो एक हरकत ऐसी हो सकती थी। मैं कह रहा हूं बिल्कुल हो सकती थी। तो 3 एक्स सेंटर होते हैं एक ट्राइंगल से रिलेटेड, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो यहां पे ये वाले डायग्राम को मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूं, ये वाला डायग्राम रख रहा हूं। ए के सामने वाले एक्स सेंटर को I1 से डिनोट किया जाता है, बी के सामने वाले एक्स सेंटर को I2 से डिनोट किया जाता है, सी के सामने वाले एक्स सेंटर को अगर आप देखोगे तो I3 से डिनोट किया जाता है। तो ट्रायंगल के अंदर I1, I2 और I3 3 एक्स सेंटर होते हैं। अगर हम इन तीनों एक्स सेंटर को ऐसे करके ज्वाइन कर दें, देखो ऐसे ज्वाइन कर दो इसको,
इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, देखो जरा एक और ट्रायंगल आपको नजर आएगी, और ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल एकदम वर्टेक्स से ऐसे पास होकर ऐसी ट्रायंगल बनेगी। ये जो ट्रायंगल बनी है I1 I2 I3, इसको एक्स सेंट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं। ये जो I1 I2 ट्रायंगल बनी है I3, दिस इज एक्सेंट्रिक ट्रायंगल। एक्सेंट्रिक ट्रायंगल के एंगल कितने होंगे, साइड की लेंथ क्या होगी, ये सारी ज्योमेट्री सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सिखाई जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की डिटेल में वहां पे इसको अलग से भी डील करेंगे अपन, ठीक है। अभी सिर्फ इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डील करेंगे अपन, ठीक है। चलो जी, अब आप बोल रहे होंगे कि ये जो I1 है इसकी खास बात क्या है, इसकी बड़ी मस्त खास बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, I1 की इस वाली साइड से दूरी, और ये दोनों को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं थोड़ा और, ये दोनों को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूं, मजा आएगा अपने को। इनको जब एक्सटेंड करेंगे अपन, ये लो एक्सटेंड कर दिया जी मैंने, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जी मैंने। तो I1 की ये जो दूरी है, आपको फील भी आ रही होगी थोड़ी बहुत, और यहां से ये जो दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से ये जो दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होते हैं। तीनों डिस्टेंस बराबर होने की वजह से मेरी हिम्मत हो पाएगी कि इतना प्रकार खोल के अगर मैं एक आर्क मारना चाहूं तो यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके एक आर्क मार के एक ऐसे करके एक चक्कर, एक सर्कल यूं बना सकते हैं। तो एक ट्रायंगल में दो भुजाओं को यूं खींच करके एक सर्कल फिट हो जाता, तीनों को टच करते हुए। ऐसा ही एक सर्कल, ऐसा ही एक सर्कल यहाँ पे भी कुछ तीनों भुजाओं को टच करते हुए बनाया जा सकता है। हालांकि मैं जबरदस्ती टच करवाने की कोशिश की, थोड़ा ठीक करते हैं इसको, डायग्राम थोड़ा और बना लेते हैं अच्छे से, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं जरा, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। ये लो एक्सटेंड कर लिया मैंने इसको, नो प्रॉब्लम, एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं जी, इसको भी एक्सटेंड कर लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जी इनको भी टच करते हुए, इनको भी टच करते हुए बिल्कुल एक सर्कल जो है बनेगा। यहाँ पे भी टच करते हुए, इनको यूं अच्छे से यूं प्रॉपरली टच करते हुए, ऐसे करके टच करते हुए यहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा। 3 एक्स सर्कल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल। ये मेरा एक्स सेंटर है ना, ये हो गया आपका एक्स सेंटर, एक्स सेंटर, ये एक्स सर्कल, एक्स सर्कल। और ये जो है ना, ए के सामने वाले एक्स सर्कल की रेडियस को R1 बोलते हैं, इसकी रेडियस जो होगी उसको बोलते हैं R2, और इसकी जो रेडियस है उसको क्या बोलते हैं, R3। तो R1 R2 R3 क्या है, ये एक्स रेडियाई है, ये एक्स रेडियाई हो गई। तो एक्स सर्कल्स का खेल, एक्स रेडियाई की बातें, है ना, एक्स सेंटर की बातें, मुझे लगता है शायद समझ में आ गई होंगी। वेरी सिंपल, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है मैंने, ठीक है। तो क्या बोले, एक्स सेंटर को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है जी, कनकरेंसी ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, टू एक्सटीरियर, टू एक्सटीरियर, टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स and one interior angle bisect। ठीक है, एक ट्रायंगल में 3 एक्स सेंटर्स मिलेंगे आपको, 3 एक्स सेंटर्स इन अ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, एक्स सेंटर्स हमेशा बाहर मिलेंगे ट्रायंगल के, अंदर उनका क्या कोई काम ही नहीं है। एक्स सेंटर्स ऑलवेज लाई outside the triangle, outside the
आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक, अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये जो एक्स सेंटर है लाई किस पे कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर पे ही। इन सेंटर किस पे लाई कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर पे ही। एंगल बाइसेक्टर को देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर कितना है, ये टुकड़ा, एंगल बाइसेक्टर ये टुकड़ा है भाई, एंगल बाइसेक्टर ये टुकड़ा है। इस टुकड़े को इन सेंटर ने बी प्लस सी रेशियो ए में इंटरनली काटा था, इसने बी प्लस सी रेशियो ए में एक्सटर्नली काटा है। समझ में भाई, इस टुकड़े को ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है और ये इंटरनल डिवीजन यहां पे इन सेंटर कर रहा है। तो एक्स सेंटर जो है, एक्स सेंटर डिवाइड करता है, जैसे ये ए आई वन रेशियो आप देखोगे ना, इसको अगर डी बोल देते हैं अपन, इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, ए आई वन रेशियो डी आई वन बोलोगे आप, तो ये रेशियो कितना मिलेगा, ये रेशियो मिलेगा आपकी, देखो सी प्लस बी प्लस सी रेशियो ए, बी प्लस सी रेशियो ए। ये बात यहां समझ में आनी चाहिए कि आई वन डिवाइड्स ए डी एक्सटर्नली, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। मोटी भाषा में ये समझते हैं कि एक्स सेंटर जो है, एक्स सेंटर जो है वो डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर को, डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नली। रेशो क्या होगा, ये वाला रेशो होगा, है ना। इसी प्रकार से ये भी आपका एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है इस एंगल बाइसेक्टर को। समझ में आ गई बात आपको, यस नो, क्लैरिटी एकदम। अब बात उठेगी एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने की, तो कोऑर्डिनेट निकालने की बात उठेगी तो निकाल देंगे अपन। अगर मैं कहूं कि ए जो है, चलो अलग डायग्राम में निकालेंगे, है ना, टेंशन में मत आओ, अलग डायग्राम में निकालेंगे। देखो ये लो, है ना, ए जो है ये कह दिया मैंने x1 y1, बी जो है इसको कह दिया x2 y2, और जो सी पॉइंट है इसको कह दिया x3 y3। ठीक, तो यहां पे है ना, यहां पे देखो ये यूं करके कट हो गया और ये पास हो गया यहां से, तो ये I1 के अपन कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चले हैं जी। तो चले हैं जी, देखो ए के सामने वाली साइड ये तो ए थी, बी के सामने वाले बी थी, सी के सामने वाले सी है। तो मैं तो सबसे पहले उसी चीज पे आके खड़ा हो जाऊंगा कि इस पॉइंट के कोई बता दे मेरे को कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दोगे क्या, कितने हैं भाई। ये रेशो पता है ना अपने को, सी रेशो भी नहीं पता अपने को, रेशो तो फिर कितने हो गए, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी कोमा बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, एक ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, एक को लिख देता हूं यहाँ पे ऊपर। ठीक, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, और एक्सटर्नल डिवीजन का रेशो पता चल गया आपको भाई। दिस रेशो दिस इज बेसिकली बी प्लस सी रेशो ए, एक्सटर्नली रेशो है। तो आप क्या करोगे, आप बी प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करना पड़ेगा ना आपको, है ना। तो माइनस, देखो क्या करोगे आप, माइनस ए एक्स वन, देखो कितना आ गया, आई वन के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, देखो आप, आई वन कोऑर्डिनेट माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, आगे कि नहीं आगे, बता दो मेरे को आप।
भाई मैंने क्या कहा था, आप इसको इंटरनल मान के एक ही जगह माइनस से फिट कर दो फॉर्मूला में, हो गया काम। अरे समझ में आ रही है। और y कोऑर्डिनेट हो गया आपका -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। और अगर मैं पूछूं I2 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं तो क्या बोलोगे? I2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप जज कर लोगे यहां से। यहां पे -b(x2) आ जाएगा भाई, सीधी बात है। y कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं, अरे ax1 है ना, ax1 ठीक है। तो ये हो गया आपका ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c, ठीक है। I3 जो है उसके कोऑर्डिनेट बता दो कितने होंगे, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c, ay1 प्लस by2 माइनस अपॉन a प्लस b माइनस c। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है बात? तो ये हो गए हमारे I1 I2 I3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर्स। इन सेंटर का फॉर्मूला याद है तो भाई देखो, जो ए साइड के नीचे है उसमें ए वाला माइनस कर दो, जो बी साइड के इस तरफ है बी वाला माइनस कर दो, सी साइड के इधर है, या यूं सोच लो जो ए वर्टेक्स के फ्रंट में है x1 के बगल वाला माइनस कर दो भाई, जो बी के सामने फ्रंट में है बी वाली टर्म माइनस में, सी के फ्रंट में सी वाली टर्म माइनस में आ जाएगी। करेक्ट बातें हैं। तो एक्स सेंटर की सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, अच्छे से इसको नोट कर लें। सो नेक्स्ट बात करेंगे अपन सरकम सेंटर की, ठीक है। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर की बात कर लेते हैं। सरकम सेंटर कैसे बनता है, क्या खास बात होती है बता सकते हो क्या? जैसे कि ये वर्टेक्स हैं ए बी सी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बड़ी ताकत है। क्या ताकत है? अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, आप एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, और आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, तो एक बिंदु से ही गुजरेंगे वो, और इस बिंदु को बोलते हैं सरकम सेंटर। इसको मैं C डैश से अभी डिनोट कर रहा हूं क्योंकि C सिंबल ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने डिनोट किया है सरकम सेंटर को C डैश के साथ। क्या है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। सरकम सेंटर क्या है जी? सरकम सेंटर जो है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of three perpendicular bisectors। थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है ना साइड्स के, उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। हर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंकरेंट होते हैं, होते ही होते हैं। कोई भी ट्राइंगल ले लो, इन इन एवरी ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर, perpendicular bisectors are always concurrent, are always concurrent, हमेशा concurrent होते हैं perpendicular bisectors। इंटरेस्टिंग बात आप देख सकते हो कि अगर मान लो मैं यहां पे इन दो ट्रायंगल को देखूं तो मैं कह पाऊंगा दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं,
बोल सकता हूं क्या? क्योंकि भाई देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आप, इन दोनों में ये बराबर, ये कॉमन एंगल 90 डिग्री, तो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है क्या हो गई? इक्वल। और सिमिलर तरीके से यहां पे ये लेंथ भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो सरकम सेंटर की खास बात क्या है? वर्टेक्स से बराबर दूरी पे है, वर्टेक्स से बराबर दूरी पे है। अगर कोई बोले कि एक ऐसी जगह बताओ, कोई आतंकवादी अगर बोलता है कि ऐसी जगह बताओ जो दुबई से, मुंबई से, और मुंबई, दुबई और आपका कौन सी लें, और दिल्ली, दिल्ली नहीं, दुबई ले लेना, दुबई से, मुंबई से, और इधर ले लेते हैं ना अपन, काबुल ले लेते हैं, काबुल। तो यहाँ पे वो सोच रहा है कि ऐसी जगह चाहिए जो तीनों से बराबर डिस्टेंस पे हो, तो सरकम सेंटर चाहिए उसको, है ना। तीन जगहों से बराबर वाली जगह चाहिए, तो क्या चाहिए? वो सरकम सेंटर मांग रहा है, इसका मतलब तो सरकम सेंटर मांग रहा है, तो भाई सरकम सेंटर तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग यूं करके फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सरकम सेंटर की इंटरेस्टिंग बात क्या है? इतना अगर आप पेंसिल ओपन करके अगर यूं करके आप सर्कल खींचोगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा, और वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, और इसी सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल, है ना। ऐसा करके देखो, एक ऐसा करके कुछ, अरे क्या हो गया, ऐसा करके एक सर्कल बनेगा, बिल्कुल ऐसे करते हुए एक सर्कल बन जाएगा, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, है ना। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां से जो, अच्छा ये सीधा नहीं जा रहा, ये तो बाई चांस, चलो डायग्राम ऐसे बन रहा है, डायग्राम ऐसे बन रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई देखो ये जो लेंथ बन रही है, ये जो लेंथ बन रही है, और ये जो लेंथ बन रही हैं, ये जो लेंथ है ये क्या है? बराबर है। हाँ ये, हाँ ये सरकम रेडियस है, ये है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सी डैश ए, सी डैश बी और सी डैश सी जो हैं वो बराबर होती हैं, है ना। सी डैश ए, सी डैश बी और सी डैश सी बराबर होती हैं, और इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, इसको सरकम रेडियस बोलते हैं, और इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, स्टैंडर्ड सिंबल है। इन रेडियस को स्मॉल आर से, सरकम रेडियस को कैपिटल आर से। और यहाँ पे ये जो सर्कल बना है ये आपने बता ही दिया कि यार ये सरकम सर्कल है। सरकम सेंटर, सरकम रेडियस और सरकम सर्कल, बात एकदम क्लियर है, ठीक है जी। यहां मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सरकम सेंटर, सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा क्या? क्या हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा क्या सरकम सेंटर? है ना, देखो ये यहां तो अंदर लाई कर रहा है, दिख रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, एक ट्रायंगल आपके सामने बना रहा हूं, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां है? बाहर। ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है सरकम सेंटर। आपको लग रहा होगा अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्या थोड़ा और फील ले लेते हैं। देखो मैंने एक ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाई, आप फील लेके देखना। ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद मैं इस वाली लाइन का बाइसेक्टर खींचूं, गुलाबी बाइसेक्टर खींचते हैं अपन, है ना। इस वाली लाइन का मैं अगर बाइसेक्टर खींचूं तो ऐसा कुछ आ गया। इस वाली लाइन का अगर मैं बाइसेक्टर खींचूंगा तो बाहर ही जा रहा है ये, मैं क्या करूं इसके अंदर? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इस वाले का भी बाइसेक्टर खींचोगे तो देख लो चाहे आप, बाहर एक जगह मिल रही है मुझको, यहाँ पे है ना, ये बाहर एक जगह मिल रही है जिसका तीनों वर्टेक्स से देखो डिस्टेंस बराबर है, फील आ रही है ना, बराबर है। तो इतना यहाँ पे कंपास खोल के अगर अपन खींचेंगे तो ये लीजिए सर, बन गया सर्कल, क्या प्रॉब्लम है? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओब्ट्यूस ट्रायंगल में बाहर मिलता है सरकम सेंटर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर अंदर मिलता है।
जानते हैं आइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में कहां मिलता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना ली तो खुद हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही सरकम सेंटर होता है। क्योंकि अब आप सर्कल अगर खींचोगे तो यार इसको डायमीटर की तरह एक्ट करना पड़ेगा, तो ये बिंदु ही सरकम सेंटर बन जाएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है उसकी यहां से और यहां से दूरी बराबर होती है, ये भी समझना है हमको। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। ये जो सी डैश है, सी डैश की दूरी यहां से, सी डैश की दूरी यहां से और यहां से ये बराबर डिस्टेंसेस हैं। तो सरकम सेंटर ट्रायंगल के ऊपर, अंदर और बाहर तीनों ही जगहों पे मौजूद हो सकता है। वो कब कहां होगा ये बात हमको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। यस, तो सरकम सेंटर जो है, सरकम सेंटर जो है, सरकम सेंटर जो है, दिस में लाई इनसाइड, outside on the triangle, on the triangle depending upon, triangle is depending on triangle is acute, acute, obtuse और राइट एंगल्ड ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत ही अच्छी बात, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसको अपन x1 y1 ले लें, इसको अपन x2 y2 ले लें, इसको अपन x3 y3 ले लें, तो सरकम सेंटर सी डैश के कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, है ना। ये फॉर्मूला होता है। कहां से आया है ये फॉर्मूला, इसमें एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के कई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पढ़ने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आज तक जितने भी जेई में प्रॉब्लम्स आए हैं, जेई में जे एडवांस्ड के, बिट्स के, एनडीए के, केवीपीवाई के, जितने भी प्रॉब्लम्स आज तक आए हैं, एक में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। याद रखना है मगर इस्तेमाल होगा नहीं, ये पता रखना है। तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे बिना इस फॉर्मूले के टैकल हो जाते हैं, वो सिमेट्रिकल डायग्राम आते हैं, वैसे ही पता चल जाता है कौन सा बिंदु मिलेगा। सरकम सेंटर खूब निकालेंगे, हर सिचुएशन में निकाल सकते हैं, निकालेंगे, मगर कॉन्सेप्चुअली निकालेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर फिर भी कोई ऐसे एंगल दे दे, ऐसे कोऑर्डिनेट दे दे जो फिट करके निकल रहे हो, तो परहेज भी कुछ भी नहीं, निकाल सकते हो निकालना चाहो तो। मगर आज तक जितने भी सवाल आए हैं वो बिना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हो गए हैं, ठीक।
तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला पता चल गया अपने को, सरकम सेंटर की ये वाली कहानी अपने को पता चल गई, तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो अब जो है बात कर लेते हैं अपन ऑर्थो सेंटर की, है ना, ऑर्थो सेंटर की बात कर लेते हैं। ऑर्थो सेंटर, हाँ बता सकते हो क्या ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर को हम ओ से करेंगे डिनोट, एच से भी कर देते हैं कई लोग डिनोट, इसको कर लो जिससे करना है, ओ से कर देते हैं अपन यहाँ पे। ऑर्थो सेंटर बहुत ही सीधा पॉइंट है भाई, सीधे तो सारे ही हैं। मान लो x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट हैं और x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो ऑर्थो सेंटर है एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। एल्टीट्यूड ड्रॉ करो आप, मतलब कितनी कंकरेंसी छुपी हुई है ना। ये जो एल्टीट्यूड्स जो होते हैं हर ट्रायंगल में कंकरेंट होंगे 100% हर ट्रायंगल में, और इन एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो एक तो ये हम लिख लेते हैं कि एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स में भी 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर ऑलवेज कंकरेंट, और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of 3 altitude, point of concurrency of 3 altitudes is known as orthocenter। उसको हम ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। ठीक है, चलो भाई बात समझ में आ गई ऑर्थोसेंटर क्या है। ऑर्थोसेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर मिलेगा क्या? नहीं, बाहर भी हो सकता है। कैसे? अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ले ली मैंने, तो देख लेते हैं अपन क्या सीन होगा। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ले ली, मान लो मैंने, एबीसी रख लेना, नाम इसका भी रख लेते हैं, कोई बात नहीं, एबीसी रख लेते हैं। तो ए से बीसी पे एल्टीट्यूड डालोगे आप, गुलाबी एल्टीट्यूड डालते हैं, ए से बीसी पे एल्टीट्यूड डाल दिया, ये लो ऐसा डल गया। अब बी से एसी पे डालोगे ना तो मजा यहाँ आएगा, बी से एसी पे डालोगे तो ऐसा एल्टीट्यूड आएगा ऐसे करके, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एल्टीट्यूड आएगा ऐसा, और इसको और एक्सटेंड करोगे तब जाके यहां ऑर्थो सेंटर की संभावनाएं नजर आ रही होंगी आपको। ठीक है, ये इसको एक्सटेंड किया मैंने, एक्सटेंडेड पोर्शन है ये एसी का। ठीक है, अब बी से एसी पे डल गया है ना, देखो बी से एसी पे डल गया। अब सी से डालूंगा मैं ए बी पे, तो आपको नियत नजर आ गई होगी कि जब आप सी से डाल रहे होगे तो बिल्कुल एकदम सिंपल है कि ऐसा ऐसा करके जाएगा एल्टीट्यूड, तो बिल्कुल फील आ रही है एकदम अपने को। डायग्राम जो है इतना अच्छा बन गया कि ये अपने को समझ में आ गया, एल्टीट्यूड ऐसा देखो। ठीक है जी, एक्सटेंड करने के बाद तो यहां मिला मेरे को ऑर्थो सेंटर, आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बाहर हो सकता है ट्रायंगल के, अगर ट्रायंगल मेरी ऑब्ट्यूस है तो, ट्रायंगल अगर एक्यूट है तो अंदर मिलेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो कैसा होगा ऑर्थो सेंटर? आइए कहां होगा, ये है मान लो राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला दूसरी के ऊपर तो यही आ गया, इस पे डाला परपेंडिकुलर तो ये आ गया, और इस पे डाला तो ये आ गया, तो ये तो यहीं मिल गए, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ये हो गया ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो है, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर और द एंगल एट विच देयर इज दिस राइट एंगल, जहां राइट एंगल बन रहा है वही ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर जो है, ऑर्थो सेंटर में लाए, ऑर्थो सेंटर में लाए इनसाइड फॉर एक्यूट
एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, आउटसाइड भी मिल सकता है फॉर obtuse angled triangle, ठीक है, और ऑन द ट्रायंगल भी मिल सकता है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑन द ट्रायंगल मिलेगा और ऑन द ट्रायंगल में भी खास जगह मिलेगा उस एंगल, उस वर्टेक्स पे जहां पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ortho center is the vertex where the angle is right, क्या लिखें, ortho center is the vertex where like right angle is there in the triangle, right, where right angle is formed in the triangle, है ना, in the given triangle। तो ये बातें बड़ी सिंपल सिंपल है। अच्छा यहाँ पे मैंने हालांकि बता दिया था, मेंशन भी कर देता हूं कि यहाँ पे सरकम सेंटर जो राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है, तो इस बात को मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। लिखो जरा इन चीजों को, इन इंफॉर्मेशंस को नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल सी डैश जो है, सी डैश इज या सरकम सेंटर इज द midpoint of hypotenuse, राइट। तो सरकम सेंटर की स्टोरी, ऑर्थो सेंटर की स्टोरी अपने को है एकदम क्लियर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं मैं एक बार, ठीक है। ऑर्थो सेंटर है ना, इसके आप कोऑर्डिनेट्स भी तो लिख दो, ठीक है। अगर मुझको x1 y1 पता है, x2 y2 पता है और x3 y3 पता है, तो ऑर्थो सेंटर कितना होगा जानते हो? ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला होगा x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है। y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज नहीं हुआ है अभी तक जितने प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। बिना इसके प्रॉब्लम मैक्सिमम सोल्व हो जाते हैं, फिर भी याद रखेंगे, कहीं लगे आपको लगाने से आपको मजा आ रहा है तो लगा लेना, ठीक है। कई बुक्स में डिनोमिनेटर में tan a इंटू tan b इंटू tan c भी लिखा होता है, क्योंकि एक ट्राइंगल में tan a प्लस tan b प्लस tan c और tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर होते हैं, तो ये मत समझना कि वो गलती से लिख दिया ऐसा कुछ हो गया, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो कर लीजिए नोट, ठीक है, नोट कर लें इनको अच्छे से। और ये कहानी है 5 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, है ना। तो नेक्स्ट हम इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। एक तो प्रॉब्लम्स तो करना ही है अपने को,
और उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, चालू हो जाएगी स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और इन पे बेस्ड कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं, है ना, प्रॉब्लम्स हम करेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, है ना, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि टफ है, सिंपल है। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली जाए, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ही एल्टीट्यूड है, वही मीडियन है और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सहमत हो इस बात से? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड है वही इनसेंटर है, वही आपका सरकम सेंटर है और वही आपका ऑर्थो सेंटर है। तो एग्जामिनर बड़ा बदमाश होता है, वो देगा आपको 3 कोऑर्डिनेट और कहेगा ऑर्थो सेंटर निकाल दो, और लोग ऑर्थो सेंटर निकालने लग जाते हैं। मगर मालूम चलता है कि वो 3 कोऑर्डिनेट इक्विलेटरल ट्रायंगल के थे, तो सेंट्रोइड ही निकाल दो, वही ऑर्थो सेंटर हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं उनमें काफी जादू भरा होता है कई बार, तो कोऑर्डिनेट ध्यान से देखने अपने को, कोऑर्डिनेट कैसी ट्रायंगल के हैं, उसके बाद हम ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड या फिर इन सेंटर की बातें करें तो ज्यादा मजा आता है, ठीक है। ये बात यहीं से बता रहा हूं मैं आपको। तो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पहला पॉइंट ये है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड इन सेंटर सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर आर सेम पॉइंट्स, सारे एक ही चीज हैं, ठीक है। ओके जी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या सीन होता होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में बता सकते हो? सेम ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? सेम तो नहीं होते हैं, मतलब सेम तो कैसे, फिर वो तो 2 साइड तो चलो समझ में आती, तीसरी में फिर थोड़ा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आइसोसेलेस में नहीं कमेंट कर सकते। अच्छा, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, एक ट्रायंगल बनाई मैंने, एक ट्रायंगल बनाई मैंने, इस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर निकाला, सेंट्रोइड निकाला और सरकम सेंटर निकाल के देखा तो वो एक लाइन में मिलते हैं हमेशा ही। किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर देखोगे वो एक लाइन में मिलते हैं, मतलब कोलिनियर होते हैं। इन एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड and circumcenter are collinear, and circumcenter are collinear। क्यों? ये आगे जाके इसमें नहीं मिलेगा ना, ये आगे जाके इसमें नहीं मिलेगा ना। किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जब ये कोलिनियर मिलेंगे ना, ओ जी और सी डैश, इसका डबल होता है ये वाला पोर्शन, मतलब ये जो रेशो होता है ये 2:1 होता है, ये रेशो 2:1 होता है। जी डिवाइड्स, जी जो है मतलब सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है, ऑर्थो सेंटर की तरफ से 2 होता है, सेंट्रो सरकम सेंटर की तरफ से 1 होता है रेशो, ठीक है ना।
जी डिवाइड सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, मतलब लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सरकम सेंटर इन 2:1, है ना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ लाइन सेगमेंट की, है ना। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, है ना। सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन 2:1, ठीक। 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई। मुझको तो जब मैं क्लास 11th में था तो थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता था कि 2:1 इधर से किधर से है। तो मैं, एक कंपनी है ONGC करके, है ना, ONGC करके कंपनी है, मैं ऐसे ONGC याद कर लेता था। ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर। और ये होता भी है एक्चुअली, O से N तक का, N से G तक का, G से C तक की दूरी बराबर होती है। तो सीधी बात हो गई, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। तो ऐसे याद रखने में मुझको आसानी हो जाती थी, ठीक है ना। 9 पॉइंट सेंटर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वैसे बता रहा हूँ 9 पॉइंट सेंटर इधर होता है, ठीक है। हाँ, तो 2:1 है भाई। मगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक मस्त बात हो जाती है, इस कोलिनियरिटी में इन सेंटर भी बीच में आ जाता है कहीं ना कहीं। वो कोई फिक्स रेशो में नहीं आता, अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग सीन बनता है उसका। इन सेंटर भी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर के साथ कोलिनियर हो जाता है इन केस ऑफ स्पेशल केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा बिंदु ये है कि इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर भी आ गया, है ना। दे ऑल 4 आर कोलिनियर, है ना, ऑल 4 आर कोलिनियर। ये चारों के चारों जो है कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर वाले जो लाइन है उसी पे पड़ जाता है इन सेंटर भी, ठीक है। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जो भी हमने डिस्कशन किया 5 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो अगर आपको पता है, फिर कुछ प्रॉब्लम हम सोल्व करने वाले हैं आगे, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। एक बार ये थ्योरी वाले पॉइंट्स लिख लो आप। तो ये वाले प्रॉब्लम का क्या सीन है, इसमें पूछा है कि भाई ऑर्थो सेंटर बताओ और सरकम सेंटर बताओ, और यहाँ पे ट्रायंगल जो है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे दिए हैं। तो ट्रायंगल बना लेते हैं एक बार अपन। अच्छा, ट्रायंगल भी जो है तो यहाँ पे खास किस्म की ट्रायंगल बनेगी अगर आप इसको तमीज से बनाओगे। इसको अगर तमीज से बनाए अपन, 4,4 यहाँ पे ले लेते हैं, 4,4, ये 4,4 हो गया। 5,4 जो है तो x कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ मिलेगा आपको 5,4। 4,5 का मतलब है x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ मिलेगा आपको 4,5। तो ऐसे करके ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब भी कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हों तो यार राइट एंगल ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो हमारी लविंग ट्रायंगल्स हैं, वो चेक करनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर तो होता ही ये है, तो ऑर्थो सेंटर तो 4,4 हो गया। सरकम सेंटर कितना हो गया, मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूज का, तो 4 + 5/2 9/2 और 5 + 4/2 9/2। तो सीधा सरकम सेंटर इसका हो गया 9/2, 9/2, है ना। इस तरीके से निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका अगर इन सेंटर पूछ ले तो भी बड़ा इजी है। साइड लेंथ तो निकल गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये √2 हो गई, ABC मिल गया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, फॉर्मूले में फिट कर दो, आंसर निकाल दो। बहुत बार सवाल आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, कोई भी ट्रायंगल अगर आपको दे रखी हो तो उसके जो भी लविंग पॉइंट्स हैं, मतलब ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड और ये जो सरकम सेंटर है, निकालने में परेशानी होनी नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC के कुछ वर्टिसेस हैं
तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर ना, ऑर्थो सेंटर और ओरिजिन होता है 0,0। इनके बीच में क्या डिस्टेंस रहा है ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ए बी सी है ना, वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड ओरिजिन, अच्छा जी। तो एक बार ए बी की लेंथ को निकालें क्या, एक बार ए बी की लेंथ को निकालें क्या। ए बी की लेंथ जो है 3 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 6 का होल स्क्वायर, √5 आ गई, ठीक। अच्छा बी सी की लेंथ को भी निकाल लें, 4 -(-1 + 1) 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 5 आ गई, ओके जी। अच्छा ये √5 आ गई, ये 5 आ गई क्या, ठीक है कोई बात नहीं। ए सी और निकाल लेते हैं, ए सी है ना, 3 -(-1) 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई, 2√5। अच्छा 2√5 आ गई है, 5 2√5 और 5। तो कोई खास किस्म की ट्राइंगल नजर आ रही है क्या, इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं अपन तो 20, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 5, 25 का, तो ये आ गया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे आप, इंटरेस्टिंग दे रखे ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आप देखो बी सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो है बी सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एकदम परफेक्ट जेई के अंदर आने वाला, जेई मेंस के अंदर आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसे सजे हुए हैं कि थोड़ा थोट नहीं जाता देख के राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है। अच्छा राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है ना, ये ए बी, ए के ऊपर तो नहीं बन रहा, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर है, तो ए पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए पे बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर ये ए ही हो गया है ना। और इस ए का ओरिजिन से दूरी देखो, ओरिजिन से ये 0,0 से दूरी पूछी गई है, ओ ए 5 आ गई है ना। ऑर्थो सेंटर इसका पता चल गया, तो बताओ ऑर्थो सेंटर इसका पता चल गया 3,4 और ओ ए जो है, अच्छा ये डायरेक्ट ऑर्थो सेंटर भी पूछ सकता था, लेकिन इसको डराना था कि नहीं ऑर्थो सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस बताओ आप, जानबूझ के कि पता नहीं कुछ क्या हो रहा होगा है ना, ताकि लोग घबरा जाएं। तो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये होने वाला है इसलिए पहले ही बता रहा हूं, एग्जाम में आपको लविंग ट्रायंगल दी जाएगी। ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर की जब जब बात करें तो बहुत केयरफुली अपने को रहना है, ठीक है। समझ में आएगी बात, लिख लो। क्वेश्चन है कंसीडर दिस इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आपके पास है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। आपको सीधा पता चल जाना चाहिए कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वगैरह टाइप की चीजों के लिए दी हुई होगी ये चीज। सेंट्रोइड पूछा है ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, सेंट्रोइड पूछा है भाई, तो बिल्कुल इजी है निकालना। सेंट्रोइड पूछा है तो सेंट्रोइड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर चाहिए। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है उसकी वैल्यू -b/a बोले तो 3 होती है, तो इसकी वैल्यू 3 होगी और इसकी वैल्यू होगी 6, तो दिस इज 9 - 12 बोले तो -3। तो यहाँ पे जो सेंट्रोइड है ये क्वांटिटी -3 हो गई, -3/3।
अब मुझको निकालनी है ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू भी वैसे तो बहुत ही सिंपल है, कई तरीकों से निकाली जा सकती है, मगर चलो कुछ ज़्यादा इसके अंदर छेड़छाड़ ना करते हुए इस वैल्यू को हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करें जी इसको? एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे सीन ऐसा हो गया। अब ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को लिख देते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करेंगे तो अल्फा बीटा गामा कॉमन आकर के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, है ना। गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा लिख लो, एक ही बात है। डिवाइड में हमारे पास अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर है। थोड़ी मैनेजमेंट है बस यहाँ पे, कैलकुलेशन मैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है। तो सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम की वैल्यू हमारी 6 है, तो यार ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1, 1 इंटू फिर से आ गया 6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। 36 माइनस 12 कितना हो गया 24, 24 को है 30, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, यस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फिट करनी है ना, तो वो 3 है, वो है 3 ना। ये क्वांटिटी मेरी 6 है, ये क्वांटिटी मेरी 3 है, ये क्वांटिटी मेरी 1 है, ये क्वांटिटी मेरी 1 है, ठीक है जी, है ना। ये ऐसे 1 हो गई, तो ये हो गया आपका 36 माइनस 6 30, तो ये 30 आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे अपन 30 रख देंगे 30/3, तो अपने को मिल गया है आंसर -1 यहाँ पे आ गया है, और ये मिल गया 10। सो -1, 10 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के प्रॉब्लम काफी सिंपल होते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू -3 आ गई। इंटरेस्टिंग है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। शायद इसके 2 रूट इमेजिनरी रहे होंगे। इमेजिनरी नंबर्स की ऐसी हिम्मत हो सकती है कि स्क्वायर का जोड़ करके नेगेटिव आ जाए। अगर कोई हमसे पूछे इसके रूट्स पे कमेंट कीजिए, रियल हैं इमेजिनरी हैं, तो अपन इस प्रकार से कमेंट कर ही दिया। एक रियल 2 इमेजिनरी रूट हैं इसके एक रियल 2 इमेजिनरी रूट हैं, क्योंकि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर नेगेटिव आ गया। तीनों रूट रियल होते तो ऐसी हिम्मत नहीं हो पाती। समझ में आ रही है बात, है ना। कुछ ज्यादा बुद्धिमान लोग सोचेंगे ऑप्शन बी और डी तो गलत दिया है, पहले ही टिक नहीं करेंगे, है ना। और एग्जामिनर कई बार बदमाश होता है, 3 नेगेटिव दे देता मान लो और 1 पॉजिटिव दे देता, तो कुछ लोग सोचते बहुत दिमाग लगाते हैं, काट देते, सोचते पॉजिटिव आंसर होगा। समझ रहे हो कि समझ रहे हो। सो ऑप्शन ये थोड़े और मतलब ज्यादा एक्साइट करने के लिए लोगों को, एक और अगर यहाँ पे पॉजिटिव का ऑप्शन रख देते, नेगेटिव का सॉरी 3 नेगेटिव वाले ऑप्शन रख देते, 1 पॉजिटिव का रखते, तो ज्यादा एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकते थे वो कुछ क्राउड के लिए, ज्यादा समझदार क्राउड के लिए। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करें, लिख लो इसको, लिखना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो, किसी को करना है तो। सो लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पी क्यू आर are the midpoints of the sides of triangle ABC, whose vertices are given by the coordinates are given by the coordinates हैं 11, 9, 9, 21, 10, 13. Then find the centroid of the triangle PQR. Then find the centroid of triangle
पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उसका सेंट्रोइड अगर आप बता देंगे तो मजा आएगा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने के बाद फिर आप सोल्यूशन देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ऐसे एक बार मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया था मजे लेने के लिए कि ट्राइंगल, एक बार मैंने क्वेश्चन क्या दे दिया था कि एबीसी ट्राइंगल है, पी क्यू आर मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हो गए, ठीक है जी, ये हो गए मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स हो गए, ट्राइंगल बन गई। फिर क्वेश्चन क्या दिया था कि अब इसके मिड पॉइंट से ट्राइंगल बनाओ, फिर इसके मिड पॉइंट से ट्राइंगल बनाओ और उसका सेंट्रोइड निकालो। और मुझे याद आ रहा है शायद देखो ट्राइंगल दी थी मैंने कि इसका सेंट्रोइड बताओ क्या होगा। अब वो सेंट्रोइड ओरिजिनल वाली का ही रहेगा, जो इसका सेंट्रोइड है वही इसका रहेगा, वही इसका, वही इसका और वही इसका, सेंट्रोइड बदलेगा नहीं। तो लोगों ने क्या किया कि इसके मिड पॉइंट निकाले, फिर इसके मिड पॉइंट निकाले, फिर इसके निकाले, वो खो गए इसके अंदर और फिर रोते हुए आए कि तलम पे क्वेश्चन क्यों देते हो ये तो गलत है, हमारे साथ हुआ है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन का, दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अगर थोड़ा और घुमाता, मैंने कहा चलो अभी थोड़ा शुरुआत की है अभी, तो ये सेंट्रोइड बदलेगा नहीं। मिड पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल का सेंट्रोइड, मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड जो होता है ओरिजिनल ट्राइंगल का सेंट्रोइड ही होता है वो। अगर अपन देखें इसको जनरली प्रूव कर सकते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं। जब कभी भी सीक्वेंस में चीजें दे रखी हो ना, तो ये बात समझ लो कुछ तो यहाँ पे पैटर्न है, और जनरल थॉट लगाओगे तो पैटर्न पकड़ में आता है ना। न्यूमेरिकल लेकर के फिर थॉट लगाओगे तो पैटर्न उतना पकड़ में क्या पता ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वर्टिसेस ले लूं तो P पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू कोमा y1 प्लस y2 बाई टू। Q पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x3 बाई टू कोमा y1 प्लस y3 बाई टू। R पॉइंट हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई टू कोमा y2 प्लस y3 बाई टू, है ना। और अगर आप सेंट्रोइड निकालोगे, सेंट्रोइड ऑफ, ये क्वेश्चन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे आपको थ्योरी समझाना उद्देश्य है। सेंट्रोइड ऑफ पी क्यू आर अगर आप निकालोगे ना, तो वो दिस प्लस दिस प्लस दिस करो तो x1 बाई टू, x1 बाई टू तो x1, x2 बाई टू, x2 बाई टू, x2, x3 बाई टू, x3 बाई टू, x3। तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई टू तो करना ही है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि जो सेंट्रोइड है पी क्यू आर का, दिस इज सेम एज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना। और वो निकल जाएगा अपना, जोड़ लो इनको, 11 प्लस 9 20 प्लस 10 30, 30 बाई 3 इज 10, 9 प्लस 21 30, 30 प्लस 13 43 बाई 3, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड ओरिजिनल ट्राइंगल के सेंट्रोइड के साथ बिल्कुल एकदम सेम जगह पे होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से कहानी भी अपने को सीखने को मिली। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, एरिया का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कर दूं, तब कर दूं, चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे अपन। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ, क्वाड्रिलेटरल के कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, वर्टिसेस ए है हमारे पास, बी है हमारे पास। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसको
निकाल देंगे, ठीक है ना, है ना। इन ऑर्डर दे आर द पॉइंट्स इन ऑर्डर, दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ quadrilateral, vertices of a quadrilateral, find its area, find its area। तो इसका एरिया आपको बताना है, एरिया बताइए। वर्टिसेस आपको दे दिए गए हैं, एरिया बताना है। देखो करते हैं जरा प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे एक अच्छी बात इसने क्या लिखी है, इसने कहा कि इन ऑर्डर, ये लाइन, ये जो बात यहाँ लिखी है ये बड़ी इसने सुकून वाली बात लिखी है कि भाई ऑर्डर यहाँ पे इसने बता दिया, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है मान लो, ऐसे कुछ करके होगी, तो ऑर्डर में है बिल्कुल, ये 1,1 है, ऐसे किसी भी ऑर्डर में यूं ले लो या फिर यूं ले लो, जैसे आप इसको बनाना चाहो डायग्राम, है ना। बाकी XY कोऑर्डिनेट पे बनाओगे टाइम लग जाएगा, और जरूरत नहीं है, बिना जरूरत की चीज नहीं करते मैथ्स में, है ना। ये ABCD यहाँ पे मैंने बना लिए, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो है हमारी, अपन यार इसको बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ कर दो, ट्रायंगल के एरियाज में इसको अपन तोड़ सकते हैं, और ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आता है अपने को, तो अपन बिल्कुल सिंपली बोल सकते हैं कि भाई ये तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका BCD, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, है ना, BCD, ये D है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज पॉइंट D, BCD, ABD, है ना, ABD, गलती से वहां पे मैंने लिख दिया था ना C, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और BCD, ठीक, इनके एरिया को जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स A, B, C और D, है ना, D वाला वर्टेक्स है 4,-7 इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब आप जो है क्वाड्रिलेटरल बनाओगे ऑर्डर में बन जाएगी, है ना। इसकी इंपॉर्टेंस आई होप आप समझ गए होंगे इन ऑर्डर की, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, तो दो ट्रायंगल के एरियाज का जोड़ है, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया ट्रायंगल ABD का एरिया प्लस ट्रायंगल BCD का एरिया। और एरिया निकालने के लिए हमें एक डिटर्मिनेंट फॉर्मूला इन डिटर्मिनेंट फॉर्म पता है, तो खट 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 लिखो आप, है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। सिमिलरली फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला, और जब हम सोल्व करेंगे इस क्वांटिटी को तो कितना आ रहा है 25/2, और इस वाली क्वांटिटी को सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 8/2, है 8/1, 16/2 आ रहा है ना, 16/2, ये आ रहा है 16/2, तो ये हो रहा है 41/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एरिया की प्रॉब्लम में डील करना आना चाहिए। फिर से बता दूं आपको कि यहाँ मॉडुलस लगाना जरूरी है, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज जुड़ेंगी तभी बोला जाएगा दो एरिया जुड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि चाहे दे दो आप पेंटागन दे दो, बना लेंगे 3 ट्रायंगल, तो एरिया में तो डील करना आएगा अपने को, अगर ये फॉर्मूला पता है तो, है ना। डिटर्मिनेंट सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है जी, डन डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपके सामने है, यहां पे 3 नंबर्स ABC दिए हुए हैं और 3 पॉइंट्स यहां पे दिए हुए हैं, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इन पॉइंट्स के बारे में बताना है, कोलिनियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बनाते हैं, क्या स्थिति पैदा होगी। अच्छा ABC कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं सर, कैसे भी रियल नंबर्स, ठीक है, तो बताइए, ज्ञान दीजिए, सोचिए।
सी की कैसे करेंगे, सी द सोल्यूशन। कोलिनियरिटी चेक मारनी है तो एरिया से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है ना अपना, वो चेक मार लेते हैं अपन। यहां पे अगर कोलिनियरिटी चेक मारनी है, ऑप्शन ए चेक मारना है, तो आप क्या करो, आप इस डिटर्मिनेंट को चेक मार लो। बताया था ना मैंने आपको, अगर तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई आपको 0 तो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर की कंडीशन बताई थी, 3 पॉइंट कोलिनियर तब होंगे जब x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये जो डिटर्मिनेंट है 0 बनेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, b इंटू दिस माइनस दिस प्लस सी प्लस माइनस सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए प्लस 1 इंटू बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये हो गया कैंसल, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल हो गया है, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो इसका मतलब यस, ये जो पॉइंट है कोलिनियर है, और कोलिनियर पॉइंट कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाया करते। कोलिनियर पॉइंट कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाया करते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ए बी प्लस सी। कई बार लोग इसी फॉर्मेट में एबीसी की वैल्यू फिट करके देते रहते हैं, सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट ऑफ कोलिनियरिटी। चले, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, स्केल एंड ट्रायंगल क्या होती पता होगा आपको? स्केल एंड ट्रायंगल पता होगी, कोई भी साइड बराबर ना हो आपस में, है ना, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। अगर नहीं पता तो लिख देता हूं, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। डन, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं आगे आते रहेंगे, क्वेश्चंस का सिलसिला चलता रहेगा, मगर अभी कुछ और बातें अपन सीख लेते हैं। ठीक है, आगे मैं स्ट्रेट लाइंस आपको पढ़ाऊंगा तो डिटर्मिनेंट जो है ये थोड़ा और इस्तेमाल में आएगा। ये जो मैंने डिटर्मिनेंट 0 प्रूफ करके दिया है आपको, 1 लाइन लगाई, 2 लाइन लगाई और मेरे कीमती 30-40 सेकंड लगाए, ये डिटर्मिनेंट हमें देखते ही पता चल जाता है कि 0 है। अगर आप कुछ और बातें समझ ले तो हमें समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा, हम काफी शॉर्टकट जनरेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे सर्कल्स भी जब अपन पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले वहां पे भी ऐसे आते हैं जिनमें डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना रहता है कि क्यों ना डिटर्मिनेंट को थोड़ा सीख लिया जाए, और उसके बाद फिर अपन पूरे कंफर्टेबल हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो मजा आ जाएगा। तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और ताकतवर तरीके से सीखना चाहते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम थोड़ा डिटर्मिनेंट भी सीखेंगे पहले। समझ में आ रही है? तो हम वैसे तो डिटर्मिनेंट 12th क्लास का चैप्टर है, डिटेल में सिखाया जाएगा, मगर हम 11th क्लास के अंदर ही डिटर्मिनेंट सीख लेंगे। और तमीज से अगर सीख लिया मान लो आपने, तो 12th क्लास की एनसीईआरटी पूरी सोल्व कर सकते हो आप।